क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट हम देख रहे थे, और क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में हमने 4 बेसिस पर मार्केट का क्लासिफिकेशन किया था। हमने अकॉर्डिंग टू रीजन क्लासिफिकेशन किया था, अकॉर्डिंग टू टाइम क्लासिफिकेशन किया था, फर्दर हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड हो गया ना, अकॉर्डिंग टू फंक्शन भी हमने क्लासिफिकेशन किया था। हाँ सिचुएशन हो गई बोल दिया मैंने। ओलिगोपॉली नहीं है, अल्पाधिकार नहीं है, तो अल्पाधिकार नहीं है तो बता दिया मैंने आपको, ठीक है, नहीं है तो ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, हमने 4 बेसिस पर क्लासिफिकेशन देख लिया था, उसमें 3 बेसिस पर क्लासिफिकेशन केवल मात्र हमें इतना सा देखना होता है कि उनको डिफाइन करना होता है कि अकॉर्डिंग टू रीजन जो है वो क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी सिचुएशन बनती है, बस केवल इतना डालना है हमको, ठीक है। बाकी जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, इनको हमें एलाबोरेट तरीके से पढ़ना होता है, हमें जो है उसकी एक्सप्लेनेशन ज्यादा पढ़नी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम अब बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे देखना है, सबसे पहला जो सिचुएशन है वो है परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है और कौन सी सिचुएशन होती है इसमें पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक बाजार है, एक मार्केट है, जहां पर बहुत ज्यादा विक्रेता है और बहुत ज्यादा क्रेता है, परचेजर और सेलर बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली बात आती है मोर परचेजर एंड सेलर। मोर परचेजर एंड सेलर, क्रेता और विक्रेता दोनों ही बहुत ज्यादा संख्या में मार्केट में मौजूद है। अब जब मोर परचेजर और सेलर मार्केट में एग्जिस्ट है तो हम इस बात को जानेंगे कि यहां पर कंपटीशन हाई होगा, और जब कंपटीशन हाई होगा तो प्राइस जो होगा, कीमत जो होगा, वो बाजार में मार्केट में जो प्राइस होगी वो कैसी होगी, सेम और इक्वल होगी। इसे हम कह सकते हैं इक्वल होगी या सेम होगी। कुल मिला के प्राइस जो है वो सभी वस्तुओं की समान होगी, मतलब जो भी एक वस्तु है, एक वस्तु का सभी दुकानों पर वही कीमत मिलेगी आपको। फर्दर हम बात करेंगे गुड्स जो होंगे वो होमोजीनियस होंगे, समरूप होंगे, जो वस्तुएं होगी वो समरूप होगी, मतलब एक जैसी होगी सभी वस्तुएं, आपको किसी भी प्रकार से क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगा। जब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको बताया था कि वहां पर कंपटीशन भी होता है और मोनोपोली भी होती है, और मोनोपोली किसकी होती है, ब्रांड की होती है। वहां पर वस्तु विभेद पाया जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है, वस्तु में क्या कर दिया जाता है, कुछ ऐसा चेंज कर दिया जाता है जिससे लोग उसी वस्तु को ज्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब एक जो क्लास होता है, एक कंज्यूमर का जो क्लास होता है वो उसी वस्तु की डिमांड करता है क्योंकि उस वस्तु का उससे रिलेशन बन जाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि कई गुड्स जो होते हैं उनमें फ्लेवर्स चेंज कर दिए जाते हैं, फ्लेवर्स चेंज कर दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग लोग जो है वो उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये जो होमोजीनियस प्रोडक्ट है वो परफेक्ट कंपटीशन में पाया जाता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में चेंज करके, मतलब किसी न किसी बेस पर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके मोनोपोली बना ली जाती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके वहां पर मोनोपोली बनाई जाती है। यहां पर होमोजीनियस गुड्स होते हैं। यहां पर जो है परफेक्ट कंपटीशन में लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। यहां पर परिवहन जो लागत होती है, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है वो नहीं होती है। यहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर आप वस्तु को लेकर जाओगे
तो आपको कोई कॉस्ट यहां पर नहीं देनी पड़ेगी। तो इसका मीन्स एक जगह जो कीमत होगी वही दूसरी जगह होगी, दोनों प्लेसेस पर कीमत समान होगी, क्योंकि कारण यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। ठीक है, फर्दर हम बात करेंगे यहां पर जो परचेजर है, जो क्रेता है, एज वेल एज सेलर जो है, वो दोनों क्या होंगे, रैशनल होंगे। रैशनल का मतलब विवेकपूर्ण होंगे। दोनों को ये पता होगा, क्रेता को ये पता है कि मुझे कितने रुपए में वस्तु खरीदनी है, और विक्रेता को ये पता है कि मुझे कितने में वस्तु बेचनी है। दोनों ही जानते हैं इस बात को। ठीक है, परचेजर एज वेल एज सेलर दोनों को कीमतों का पता है। ठीक है, और परचेजर और सेलर दोनों ही, परचेजर और सेलर दोनों ही जो है वो इतना नॉलेज रखते हैं कि कौन सी वस्तु में क्या गुण है, क्वालिटी जानते हैं वस्तु की। ठीक है, परचेजर और सेलर दोनों ही। ओके, तो परचेजर और सेलर दोनों ही क्या है, यहां पर रैशनल है, विवेकपूर्ण है, दोनों को जो है आप गुमराह नहीं कर सकते। लैक ऑफ एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन भी यहां पर नहीं होगा। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आप विज्ञापन नहीं करोगे, क्योंकि परचेजर जानता है किससे खरीदना है और सेलर जानता है किसको, मतलब किसको बेचना है, मतलब सबको इस चीज का नॉलेज है कहां से वस्तु लेनी है। एडवर्टीजमेंट करने से आप ज्यादा वस्तु नहीं बेच सकते, एडवर्टीजमेंट करने से ज्यादा वस्तु आप नहीं बेच सकते। इम्परफेक्ट कंपटीशन में आप एडवर्टीजमेंट करके मोनोपोली बना सकते हो। इम्परफेक्ट कंपटीशन में आप क्या कर सकते हो, जब ज्यादा विज्ञापन करोगे तो आपकी वस्तु ज्यादा बिकेगी, परंतु परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टीजमेंट नहीं होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनसे बनता है परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम यहां पर ये देखने वाले अब कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिसाइड होता है और रेवेन्यू कर्व्स कैसे बनते हैं। हमें जब भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मार्केट सिचुएशन में ये देखना होता है कि मार्केट सिचुएशन में हम इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, हम साम्य अवस्था में है या नहीं है। साम्य अवस्था ऑप्टिमम कंडीशन मानी जाती है। साम्य अवस्था का मतलब है ऑप्टिमम कंडीशन। इकोनॉमिक्स में जहां भी इक्विलिब्रियम वर्ड यूज आता है मतलब ऑप्टिमम कंडीशन। ठीक है, तो हम जब ऑप्टिमम कंडीशन की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं मार्केट सिचुएशन में, तो हमें दो चीज चाहिएगी, एक तो रेवेन्यू और एक कॉस्ट। एक रेवेन्यू और एक कॉस्ट। हर एक फर्म ये चाहेगी कि जहां पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, जहां पर उसका लाभ अधिकतम हो, वहीं पर उसे इक्विलिब्रियम मिलेगा। जहां पर उसका लाभ अधिकतम हो उसे वहीं पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, तो अभी उसे दो चीजें चाहिए कि इसके लिए रेवेन्यू और कॉस्ट। एक तो रेवेन्यू चाहिए, एक आगम चाहिएगा और एक लागत चाहिएगी। अब बात आती है कि रेवेन्यू कर्व्स परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कैसे बनते हैं। अलग अलग मार्केट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रेवेन्यू कर्व्स चेंज होते हैं, कॉस्ट कर्व्स चेंज नहीं होते। रेवेन्यू कर्व्स का रिलेशन मार्केट सिचुएशन से होता है, कॉस्ट कर्व्स का रिलेशन उत्पत्ति के नियम, लॉज ऑफ प्रोडक्शन से होता है। बात समझ में आ रही है? जो रेवेन्यू कर्व्स होते हैं, जो रेवेन्यू होती है किसी भी फर्म की, वो किससे रिलेट करेगी कि फर्म की मार्केट में क्या कंडीशन है। मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म है या इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म है या ओलिगोपोली, डुओपोली, जो भी कंडीशन है, कौन सी फर्म है, उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू प्रभावित होगी। ठीक है, और कॉस्ट किससे प्रभावित होगी? कॉस्ट इफेक्ट होगी उत्पत्ति के नियमों से। ठीक है, लॉज ऑफ प्रोडक्शन से। आपका उत्पत्ति वृद्धि नियम चलता है या उत्पत्ति समता नियम चल रहा है या उत्पत्ति ह्रास नियम चल रहा है, लॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन चल रहा है या डिक्रीजिंग प्रोडक्शन चल रहा है या कांस्टेंट प्रोडक्शन चल रहा है। इनिशियल स्टेज में जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो हमें ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है, तो इसलिए हम सबसे पहले लॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन में होते हैं। ठीक है, फिर हम कांस्टेंट में जाकर फिर हमारा जो प्रोडक्शन है वो एंड में जाकर डिक्रीज होने लगता है। तो ये जो प्रोडक्शन के नियम है, उत्पत्ति के नियम है, ये कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं। और रेवेन्यू कौन इफेक्ट करता है? रेवेन्यू को इफेक्ट करता है मार्केट सिचुएशंस। तो हमें मार्केट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रेवेन्यू के कर्व्स देखने होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत एक तो होती है इंडस्ट्री और एक होता है फर्म।
इंडस्ट्री के अंदर फर्म का हिस्सा बहुत कम होता है, इंडस्ट्री के अंदर फर्म का हिस्सा बहुत कम होता है। और क्यों क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि इंडस्ट्री में बहुत सारे सेलर एग्जिस्ट है, क्योंकि मोर सेलर और मोर परचेजर दोनों ही हैं। तो एक सेलर इंडस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा है। कभी भी सेलर इंडस्ट्री को क्या नहीं कर सकता? प्रभावित नहीं कर सकता, इफेक्ट नहीं कर सकता। मतलब यदि सेलर चाहे कि एक सेलर ने प्राइस कम कर दी, तो ऐसा नहीं होगा कि इंडस्ट्री उससे प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि एक सेलर एक छोटा सा हिस्सा है उस पूरी इंडस्ट्री का। उस पूरी इंडस्ट्री का एक सेलर क्या है? छोटा सा हिस्सा है। इसलिए सेलर जो है वो इंडस्ट्री को इफेक्ट नहीं कर सकता। इंडस्ट्री सेलर को बताएगी कि आपको प्राइस क्या रखना है। परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत इंडस्ट्री सेलर को बताएगी कि आपको प्राइस क्या रखना है। तो यहां पर इंडस्ट्री जो होगी वो प्राइस गिवर होगी, ठीक है, और जो फर्म होगी वो प्राइस टेकर होगी। जहां पर इंडस्ट्री क्या होगी? प्राइस गिवर होगी, और फर्म क्या होगी? प्राइस टेकर होगी। उद्योग जो मूल्य निर्धारित कर देगा, इंडस्ट्री ने जो प्राइस निर्धारित कर दिया कि इतने मूल्य में आपको वस्तु बेचनी है, तो सभी फर्में उसी मूल्य पर वस्तुएं बेचेगी। यदि कोई भी फर्म उस मूल्य से कम मूल्य में वस्तु बेचेगी तो उसको इतना लॉस होगा कि उसे मार्केट से एग्जिट होना पड़ेगा। और यदि कोई फर्म उस मूल्य से ज्यादा वस्तु में बेचेगी, ज्यादा मूल्य में बेचेगी वस्तु, तो ऐसी कंडीशन में उससे कोई भी वस्तु नहीं खरीदने वाला है, क्योंकि परचेजर कौन है? रैशनल है। परचेजर को पता है कि वस्तु कितने मूल्य की है। आप एडवर्टीजमेंट से किसी भी प्रकार से परचेजर को गुमराह नहीं कर सकते। एडवर्टीजमेंट से आप उसे इल्यूजन में नहीं डाल सकते, भ्रम में नहीं डाल सकते आप, ठीक है। तो ये कंडीशन है परफेक्ट कंपटीशन की। तो यहां पर इंडस्ट्री क्या करेगी? डिसाइड करेगी कि प्राइस क्या होगा। इंडस्ट्री की अपनी डिमांड होगी और सप्लाई होगी। एग्रीगेट ऑफ फर्म इंडस्ट्री होती है, हम जानते हैं। तो एग्रीगेट ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड वो फर्म की डिमांड, मतलब इंडस्ट्री की डिमांड होगी। और जितने भी कंज्यूमर मार्केट में एग्जिस्ट है उन सबकी डिमांड को टोटल करो तो आपको क्या मिल जाएगी? इंडस्ट्री की डिमांड मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री है और सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्में हैं। हम यदि मान लीजिए सीमेंट का प्राइस डिसाइड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सारे जितने भी कंज्यूमर सीमेंट के हैं उनकी डिमांड को टोटल करेंगे तो हमें उस इंडस्ट्री की डिमांड मिल जाएगी, उस सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट की कितनी डिमांड है, ठीक है। और फर्दर क्या करेंगे? हम सीमेंट की जो सप्लाई है, जितनी भी फर्म सप्लाई कर रही है उन सबकी सप्लाई का टोटल करेंगे कि सीमेंट की इतनी सप्लाई है। दोनों की डिमांड एंड सप्लाई से हम क्या करेंगे? प्राइस डिसाइड करेंगे। इसके अपोजिट जहां मोनोपोली होती है, मोनोपोली में इंडस्ट्री और फर्म का डिफरेंस नहीं पाया जाता। मोनोपोली के अंदर इंडस्ट्री और फर्म का जो डिफरेंस है वो नहीं पाया जाता। वहां पर इंडस्ट्री ही फर्म होती है और फर्म ही इंडस्ट्री होती है, क्योंकि एक ही फर्म है। जब पूरे मार्केट में एक ही फर्म है तो वही इंडस्ट्री है और वही फर्म है, ठीक है। जैसे रेल है, अब रेलवे इंडस्ट्री कह लो या रेलवे फर्म कह लो, हमारे देश के अंदर इंडियन रेलवे एक फर्म है और वही इंडस्ट्री है रेलवे की। उसके अलावा कोई प्राइवेट स्टेक होल्डर उसमें नहीं है, ओके। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर डिमांड एंड सप्लाई से क्या करेंगे? प्राइस निर्धारित करेंगे। इंडस्ट्री निर्धारित करेगी फर्म के लिए। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। डिमांड डीडी मांग वक्र जो है इस बात को बता रहा है कि इंडस्ट्री की कितनी डिमांड है वस्तु के लिए और इंडस्ट्री में सप्लाई कितनी है वस्तु की। और यहां पर इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है? प्राइस निर्धारित हो रहा है, जिसे मैं नाम दिया मैंने पी, ठीक है। अब इससे, इस जो कर्व से हम क्या बनाएंगे? फर्म का जो कर्व बनाएंगे। तो फर्म क्या करेगी? ये प्राइस गिवर है, इंडस्ट्री है ये उद्योग है, और ये प्राइस क्या करेगा? देगा किसको? फर्म को। अब फर्म क्या करेगी? एज ए प्राइस टेकर रहेगी। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसके सामने जो है एक कर्व होगा जिसका नाम होगा ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू पी। अब समझना ए आर, एम आर और पी क्या है? ये एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस। जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की तो बाजार में कीमतें क्या होगी? समान होगी। पहली वस्तु जितने में बिकेगी दूसरी वस्तु भी उतने में बिकेगी, तीसरी वस्तु भी उतने में बिकेगी।
फर्स्ट प्रोडक्ट आपने बेचा, ठीक है, पहली क्वांटिटी बेची तो भी 10 रुपए की होगी, तो दूसरी क्वांटिटी भी 10 रुपए की होगी, तीसरी क्वांटिटी भी 10 रुपए की होगी। तो इसलिए यहां पर प्राइस यदि 10 रुपए है, प्राइस यदि कीमत यदि 10 रुपए, यदि इंडस्ट्री ने कहा 10 रुपए में वस्तु बेचो, तो 10 रुपए की कीमत होगी, तो 10 रुपए की एवरेज रेवेन्यू होगी और 10 रुपए की मार्जिनल रेवेन्यू होगी। एवरेज रेवेन्यू क्या है, मान लीजिए पहली आपने 5 वस्तुएं बेची, ठीक है, तो आप 50 रुपीज में बेचोगे, पहली 10 में, दूसरी 10 में, अब पांचों का टोटल 50 हो रहा है और उसमें यदि 5 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो एवरेज रेवेन्यू कितनी आई, 10 आई। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या कहलाती है, आप एक अतिरिक्त वन एडिशनल प्रोडक्ट ये जो सेल करते हो उससे जो एडिशनल रेवेन्यू होती है दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू। एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग वन एडिशनल क्वांटिटी या यूनिट, आप एक यूनिट बेच रहे हो अतिरिक्त, उससे आपको कितनी एडिशनल रेवेन्यू हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू। उसे कहते हैं सीमांत आगम। एक अतिरिक्त वस्तु को बेचने से प्राप्त आगम को हम सीमांत आगम कहते हैं, ठीक है। तो अभी यहां पर पहली 10 में बेची, दूसरी 10 में बेची, तो एडिशनल कितना हुआ, 10 रुपए, एडिशनल कितना हुआ 10, तो 10 ही होने वाला है क्योंकि प्राइस क्या रहने वाले, सेम रहने वाले हैं। तो एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस तीनों ही क्या होंगे, यहाँ पर सेम होंगे। तो ये है परफेक्ट कंपटीशन सिचुएशन के अंदर रेवेन्यू क्या होगी। बात समझ में आ रही है? परफेक्ट कंपटीशन सिचुएशन के अंदर रेवेन्यू जो होगी वो कैसी होगी, सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इंडस्ट्री बताएगी कि कितना प्राइस रहने वाला है, वही जो है फर्म क्या कर लेगी, उसे एक्सेप्ट कर लेगी। दैट इज परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू वर्क कर्व किस तरीके से होंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि मोनोपोली में कैसे होंगे। तो अभी परफेक्ट कंपटीशन को आप यदि राइट डाउन कर सकते हो तो कर लीजिए। परफेक्ट कंपटीशन में ही हम देखते हैं उसको, ठीक है। वो होती है प्योर कंपटीशन। वो क्या होती है, प्योर कंपटीशन। क्वेश्चन आता है परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए प्योर कंपटीशन कोई अलग सिचुएशन नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन जैसी ही अवस्था है। बट जहां परफेक्ट कंपटीशन एक अच्छी स्टेज में, मतलब पूरी परफेक्ट कंपटीशन की सारी सिचुएशंस एज इट इज पाई जा रही है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन आपको एज इट इज कहीं नहीं मिलेगा। परफेक्ट कंपटीशन एज इट इज आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब परफेक्ट कंपटीशन की वह सिचुएशन जिसमें सारी परफेक्ट कंपटीशन की जो शर्तें हैं वो 100% फुलफिल हो रही है, उसे बोलेंगे प्योर कंपटीशन। वो क्या हो गया, कंपटीशन में प्योर कंपटीशन हो गया वो। और प्योर कंपटीशन जहां जो है वो बिल्कुल कंप्लीट कैसा कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, काल्पनिक धारणा है। प्योर कंपटीशन जो है वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कंप्लीटली, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन भी इमेजिनरी है, बट प्योर कंपटीशन जो है परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशंस 100% जहां क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है, दैट इज प्योर कंपटीशन। अब क्वेश्चन आता है कि प्योर परफेक्ट कंपटीशन या प्योर कंपटीशन इमेजिनरी क्यों है, परफेक्ट कंपटीशन या प्योर कंपटीशन इमेजिनरी क्यों है। तो इमेजिनरी इसलिए है कि यहाँ इसकी जो शर्तें हैं या अजम्पशंस है वो कैसी है, एक्चुअल नहीं है। इसकी जो अजम्पशंस है वो एक्चुअल नहीं है। इन प्रेजेंट सिचुएशन में क्या ऐसा हो सकता है कि कोई फर्म एडवर्टीजमेंट ना करे, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फर्म एडवर्टीजमेंट ना करे, ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ना पड़े, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइस सभी जगह सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता कि होमोजीनियस हो प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है, प्राइस डिफरेंशिएशन पाया जाता है, देयर आर टू डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट एंड प्राइस। वहां पर मतलब अपन देखें तो प्राइस के भी डिफरेंशिएशन होते हैं। जब कोई व्यक्ति होता है तो किसी व्यक्ति से अलग मूल्य वसूल किया जाता है, किसी व्यक्ति से अलग मूल्य वसूल किया जाता है, ठीक है। क्लासेज होती है अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कीमतें वसूल की जाती है, अलग अलग क्लासेज होती है, अलग अलग की जाती है। इकोनॉमी क्लास अलग कीमत है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आप सिनेमा में देखोगे तो सिनेमा में अलग अलग डीलक्स प्राइस अलग है, पॉपुलर प्राइस अलग है, तो अलग अलग प्राइस रहते हैं, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, क्लासेज के अकॉर्डिंग। तो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, अलग अलग वस्तु का विभेद किया हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है, प्राइस डिफरेंशिएशन पाया जाता है, ठीक है। हो सकता है कि जो प्रिविलेज्ड कस्टमर है उनको वस्तुएं सस्ती दी जाती है, ठीक है, और जो हमारे कभी कभी कस्टमर है, कभी कभी आते हैं हमारे पास, तो उनको वस्तुएं महंगी दी जाती है,
तो ऐसे प्राइस डिफरेंशिएशन भी पाया जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी पाया जाता है। तो एक्चुअल में तो ये दोनों पाए जाएंगे हमें, और यहाँ पर हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ना तो प्राइस डिफरेंशिएशन होता है ना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन इमेजिनरी इसलिए हो जाता है कि इसकी शर्तें या इसकी अजम्पशंस कैसी है, इमेजिनरी है। तो जितनी भी कंडीशंस आपको इमेजिनरी की मिलेगी वो यही मिलेगी कि जैसे समरूपता नहीं होती है, क्रेता विक्रेता अत्यधिक नहीं होते हैं, ठीक है, विक्रेता जो है वो लिमिटेड ही होते हैं, सेलर भी लिमिटेड ही होते हैं, ठीक है, बैरियर नहीं होते हैं, ऐसा गलत धारणा है ये, बैरियर होते हैं। यदि कोई भी आपके दुकान के सामने दुकान खोलेगा तो वो बैरियर लगाएगा उस पर, ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि बैरियर नहीं होते हैं। तो ये जितनी भी कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जितनी भी अजम्पशंस है वो हमारी इमेजिनरी होती है। तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द रीजंस, ठीक है, ड्यू टू विच परफेक्ट कंपटीशन इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट और माइथ कॉन्सेप्ट, मिथ्या धारणा है या काल्पनिक धारणा है। तो उसमें आपको ये बताना है कि इसकी अजम्पशंस जो है वो ये अजम्पशंस कैसी है, एक्चुअल में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ओके। तो अभी बात आती है परफेक्ट कंपटीशन कंप्लीट हुआ है हमारे पास। परफेक्ट कंपटीशन जो है ये हमने केवल मार्केट क्लासिफिकेशन में कंप्लीट किया है। परफेक्ट कंपटीशन हम अलग से पढ़ेंगे, उसमें सारे इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, बट अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अजम्पशंस क्या है, और ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट क्यों है या माइथ कॉन्सेप्ट क्यों है, ठीक है, ये हमने कंप्लीट किया है। आगे हम बात करने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन के बाद इम्परफेक्ट कंपटीशन की, ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम जब देखते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसका पार्ट है, इम्परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है। ओलिगोपोली, डुओपोली, ये सब किसके पार्ट है, इम्परफेक्ट कंपटीशन के पार्ट है। दो विक्रेता हो, कम विक्रेता हो, या कम मतलब कुछ विक्रेता हो, ठीक है, मतलब दो विक्रेता हो या तो, या कम विक्रेता हो या कुछ विक्रेता हो, अत्यधिक विक्रेता ना हो, ठीक है, मोर सेलर ना हो। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास इम्परफेक्ट कंपटीशन है। तो उसमें सबसे पहला होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सबसे पहला जो कंपटीशन होता है वो कौन सा होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वस्तु विभेद, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। जहां पर कंपटीशन है, हम ये नहीं कह रहे कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सेलर है, सेलर एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत है, परंतु बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब इतने हैं कि मार्केट को संभाल रहे हैं आराम से, इतने सेलर है। अब उनमें कंपटीशन भी होगा, ये कंफर्म है, कंपटीशन तो उनमें होगा, बट अब क्या है, सभी ने अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर रखा है। सभी ने क्या कर रखा है, अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। वस्तु में इस तरीके से क्वालिटी डाल रखी है कि व्यक्ति जो है वो उसी वस्तु खरीद रहा है। कोई सस्ती वस्तु खरीदता है तो उसको ही खरीद रहा है, मतलब उसने अपनी सस्ती वस्तु के नाम पे ही ब्रांड बना रखा है। किसी ने तो क्या बना रखा है कि मैं सस्ती वस्तु बेचता हूं। तो बात यह कि जो चीप प्रोडक्ट खरीदते हैं या जो सस्ते प्रोडक्ट खरीदते हैं वो उससे खरीदेंगे। कोई कहेगा कि भाई मैं तो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बेचता हूं केवल। अब टाटा है, ठीक है, अब टाटा में यदि मान लीजिए वो जो है कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो बहुत महंगा बेच रहा है, ठीक है, तो उसने अपना ब्रांड मोनोपोली बना ली उसमें, ठीक है। और कोई ब्रांड है तो सभी ने अपने अपने ब्रांड बना रखे हैं, ठीक है, जिसका जो लेने का हिसाब बन रहा है कि वो जो उसका उस ब्रांड के प्रति लगाव बन गया तो वो उसको खरीद रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रांड मोनोपोली है। और वो ब्रांड मोनोपोली जनरेट कैसे की जाती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के थ्रू। पहला तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के थ्रू की जाती है, दूसरी एडवर्टीजमेंट के थ्रू। एडवर्टीजमेंट से आप क्या करते हो, एक इमेज बना देते हो कंज्यूमर के दिमाग में। कंज्यूमर के दिमाग में ये इमेज बन जाती है कि ये तो ये गुड्स है, ठीक है, कंज्यूमर के दिमाग में इमेज बना दी और वो इमेज से वो वस्तु खरीद रहा है, उस इमेज से वो वस्तु को खरीद रहा है। स्प्राइट पी रहा है वो, ठीक है, तो डर के आगे जीत है, ठीक है, तो मतलब इमेज बन गई उसके दिमाग में। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसने क्या बना दिया, एक इमेज बना दी और उस इमेज के कारण वो वस्तु खरीद रहा है, ठीक है। तो ये क्या बनाया, एडवर्टीजमेंट के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया एडवर्टीजमेंट से उसको।
वो औरों से तुलना कर रहा है। ओके, तो ये जो है ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मेन रीजन है जिसके कारण इम्परफेक्ट कंपटीशन पैदा होता है। यदि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ना हो तो परफेक्ट कंपटीशन ही रहेगा हमेशा, कि वस्तुएं समरूप हो जाएगी ना तो कभी भी वस्तुएं समान मूल्य पर बिकेगी अपने आप। यदि बाजार में एक ही तरीके की वस्तु हो ना तो मूल्य एक ही होगा। आप किसी दुकान पर जाते हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको प्रोडक्ट जो दिखाएगा ना वो 3 तरीके के दिखाएगा। एक की पैकिंग अच्छी होगी, मूल्य ज्यादा भी होगा उसका, ठीक है। एक गुड्स अच्छा है बट उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। एक गुड्स खराब है, उसकी पैकिंग बहुत अच्छी है। तो ऐसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अलग अलग हो गए। किसी की पैकिंग अच्छी है, किसी के गुड्स अच्छा नहीं है, किसी के दोनों अच्छे हैं, किसी के दोनों अच्छे नहीं है। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस उसने दे दी आपके सामने। अब आपको चूज करना है कि कौन सा आपको लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक ने अलग अलग मूल्य निर्धारित कर दिया और इसी कारण से इम्परफेक्ट कंपटीशन है वहां पर। इसीलिए उसने अलग अलग मूल्य बताए, नहीं तो वो समान कीमत बताता। नहीं तो आप ही कह देते कि ये चारों एक जैसे है तो आप प्राइस कैसे अलग अलग कोट कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से प्राइस अलग होते हैं। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम ये समझ में आ गया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। सेलर पर्याप्त मात्रा में होते हैं, परचेजर भी होते हैं, ठीक है। कंपटीशन होता है बट ब्रांड मोनोपोली होती है, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से मोनोपोली पैदा की जाती है। ये क्या हुई, एक सिचुएशन हुई। अब बात ये आती है कि रेवेन्यू कैसे होगी वहां पर, रेवेन्यू कर्व कैसे होंगे, ठीक है। तो रेवेन्यू कर्व्स की बात है, एक फर्म अपना मूल्य खुद निर्धारित करेगी, इंडस्ट्री नहीं बताएगी। अब क्यों करेगी, क्योंकि वो मोनोपोली में भी है, कंपटीशन है उसके साथ, परंतु वो मोनोपोली में है, वो अपनी ब्रांड मोनोपोली रखती है और उस ब्रांड मोनोपोली के कारण अपना प्राइस खुद डिसाइड करेगी वो। परंतु उसे अधिक वस्तु बेचने के लिए कीमतें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। यदि उसे ज्यादा वस्तु बेचनी है तो उसे क्या करनी पड़ेगी, कीमतें कम करनी पड़ेगी। मींस वो ऐसे नहीं चल सकती कि प्राइस सेम रहे उसका, उसे अधिक वस्तु बेचने के लिए कीमतें कम करनी पड़ेगी। इसलिए उसके एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों कर्व कैसे होंगे, गिरते हुए होंगे। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के जो कर्व है वो दोनों गिरते हुए होंगे, मतलब अधिक वस्तु बेचने के लिए कीमतें क्या करनी पड़ेगी, उसको कम करनी पड़ेगी। तो हम अगले लेक्चर में इम्परफेक्ट कंपटीशन को देखेंगे। आपको ये वर्क है, परफेक्ट कंपटीशन को आप पढ़े देखे, ठीक है, और उसके बाद इम्परफेक्ट कंपटीशन में अगले लेक्चर में बात करेंगे। ओके।